अगर आपको पब्लिक पॉलिटिक्स में लाती है, आपको मौका देती है, आप युवा के लिए क्या ऐसे मुद्दा लेके आओगे जो उनके जनहित में होगा? मैं सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं युवाओं को ये कहना कि अधिक से अधिक युवा पढ़ाई पे ध्यान देती है। आपको बता सकता है कि आप कहाँ से गिर रहे हैं, वो उसे मालूम है, वो चूक उनको मालूम है और वही चूक वो अपने छात्रों को कहते हैं कि वही चूक तुम मत करना। एक सबक मिल जाती है, एक सबक मिल जाता है, मुझे वो मिला है। आप एक ब्राह्मण परिवार से हो, संस्कार तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे होंगे, आपने सीखे भी हैं, आपके मार्गदर्शक जो हैं वो भी एक ब्राह्मण परिवार से हैं। तो जात पात को आप मानते हो अनमोल मिश्रा? आज हम जिस मुद्दा पे बात करने वाले हैं तो बात करने वाले हैं हम पॉलिटिक्स की। कैसे इन्होंने स्टार्ट किया अपनी राजनीति में, कैसे इनके कदम राजनीति में आए और ये लोगों के लिए अपना क्या मुद्दा रखते हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है अनमोल मिश्रा, जो कि निचलौल से हैं। तो आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है ये जर्नी पॉलिटिक्स के लिए। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो द वॉइस ऑफ यूथ। तो कैसे हो आप अनमोल मिश्रा? बहुत अच्छे हैं और सबसे पहले आपके दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। डेफिनेटली। तो हमारा जो पहला सवाल है आपसे कि आप पॉलिटिक्स में आपकी रुझान कैसे हुई, कैसे आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, पॉलिटिक्स में हमारे आने का उद्देश्य ये था कि लोगों का सेवा करना और मैं सबसे पहले प्राथमिकता मैं ये देता हूँ कि यहाँ के युवाओं को एक ऐसा नेता मिले कि उनको हर एक दुख सुख समझे, उनकी हर एक बात को आगे बढ़ाए। यहाँ पे मैं देखा कि कोई नहीं है, उनकी बात को उठाने वाला कोई है ही नहीं। तो मुझे ये लगा कि मुझे करना चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दावा तो करते हैं कि मैं यूथ के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर उनके होने के बावजूद भी ऐसा क्या चीज़ें आपको महसूस लगी कि नहीं मुझे आना ही पड़ेगा, मेरे आने के बिना काम ही नहीं चलने वाला? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो हमसे मेरा ये अभी तो जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ है। मुझसे तो पहले ये लोग छात्र राजनीति के लोग कहते थे कि मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक कहाँ थे, क्यों ऐसा है? आज कोई धरना या कोई ऐसा कार्य किए हैं कि लोग उनको जाने? उनको उंगलियों पे तो उन्होंने बहुत सारे काम गिनाते रहते हैं, उंगलियों गिनाते रहते हैं। धरातल पे आप करोगे तब ना होता है। मैं धरातल पे कार्य करने का काम किया हूँ। आपने ऐसे कौन से काम किया है धरातल पे कि लोग आपसे जुड़े, आपकी जो पॉलिटिक्स में है आपके साथ लोग खड़े हों? मैं विद्यालयों के अवैध वसूली पे मैं ज्ञापन सौंपा। कब की बात है ये? अभी ये हाल ही में मान के चलिए कि अभी 6-7 महीने हुए। मैं उप जिलाधिकारी को मैं तहसील स्तर पे मैं धरना देने का काम किया और वाहनों में से अधिक बच्चों को बैठाना, मैं उस पर भी कई मुद्दा पे मैं लेटर भी मैं जारी करके मैं दिया। मैं ये सब काम किया हूँ और मुझे आशा है और मुझे उम्मीद भी है कि मेरे साथ युवा रहेगी। और ये नहीं है कि मतलब हम राजनीति में आए हैं तो केवल आज उंगलियों पे गिना दिए और कल वही रहा कि आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ऐसा मेरे अंदर वो नहीं है। जो मुद्दा है युवा के लिए जी, जो आप करना चाहते हो युवा के लिए, अगर आपको पब्लिक पॉलिटिक्स में लाती है, आपको मौका देती है, तो आप युवा के लिए क्या ऐसे मुद्दा लेके आओगे जो उनके जनहित में होगा? तो आप ऐसा क्या करना चाहोगे? मैं सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं युवाओं को ये कहना कि अधिक से अधिक युवा पढ़ाई पे ध्यान देती है और मैं उनको बधाई भी देता हूँ कि आप और भी उससे अधिक आप लोग पढ़िए, आगे निकलिए। लेकिन उसका एक अध्यक्ष जैसे एक फैमिली में मान के चलिए कि हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जैसे हमारे घर के दादाजी हो गए, पिताजी हो गए। एक छात्र जीवन में होना चाहिए कि हमारा अध्यक्ष हो, एक हमारा नेतृत्व करने वाला हो, सबको चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि युवाओं को दबाया जा रहा है, छात्र राजनीति से हटाया जा रहा है। किस मामले में आप मानते हैं कि युवाओं को दबाया जाता है? कि आज देखिए छात्र राजनीति का बहाल नहीं किया जा रहा है, तो छात्र राजनीति नहीं करेगा तो करेगा क्या? मैं तो यही कहता हूँ कि आपके माध्यम से कि सारे बच्चों को राजनीति करना चाहिए। राजनीति करने से ज्ञान होती है। आप अपने बड़े अधिकारियों से बोलने की क्षमता रखिए, कार्य कराने की क्षमता रखिए, क्यों नहीं होगा? आप कोशिश तो कीजिए। मैं पूरे हिम्मत से कहता हूँ, पूरे
दमखम लगा के कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं ज़िला पंचायत में चुनाव लड़ रहा हूँ उसमें मैं पारंगत होता हूँ तो कहीं ना कहीं ज़िला पंचायत की क्या भूमिका होती है मैं दिखाने का काम नहीं, करूँगा। आप ये मान लो कि आपको ये मौका मिल गया जी। पब्लिक आपको ये मौका देती है क्योंकि आप जिस तरीके से दावा कर रहे हो यूथ के लिए, आप जैसे यूथ के लिए आप आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हो, तो आप ये समझो कि आपको ये मौका जनता ने दे दिया। जी। फिर अनमोल मिश्रा क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे तो ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोग अपने वादे तो करते हैं कि निभाते नहीं राजनीति में, हाँ, राजनीति में आने के बाद कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो पलट जाते हैं। तो अनमोल मिश्रा भी क्या ऐसा करने वाले हैं? ये सबसे पहले बात ये रहता है कि हमारे साथ युवा हैं और युवा कुछ ऐसे युवा भी हैं कि जो अभी वोटर लिस्ट में उनकी नाम नहीं आई है। हाँ बिल्कुल। तो युवा तो मेरे साथ है तो उससे तो मुझे वोट तो मिल नहीं जाएंगे। वोट वही देगा कि जो 18 वर्ष पूरे हो गए होंगे, जो उनके वोटर लिस्ट में नाम आएंगे तो वो वोट दे सकते हैं। हाँ, जिनकी एलिजिबिलिटी। लेकिन आपने कहा कि युवाओं के लिए, मैं तो सबके लिए काम करूंगा, लेकिन मेरा पहला मोटो है कि मैं युवाओं को अधिक से अधिक उस मार्ग तक ले जाने का, उनका एक मार्गदर्शक बनूं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूँ। इसलिए कि मेरा सबसे पहला काम है कि ये मैं देख रहा हूँ कि इतनी अधिक फीस हो गई हैं। आज ये कोचिंग जो संस्थाएं जो चल रही, इतनी अधिक फीसें हो गई हैं उनकी। हमारे वहाँ यहाँ तराई बेल्ट है, यहाँ के लोग अधिकतर जो गार्जियन है यहाँ के किसान हैं। भाई साहब मैं बता दूं कि यहाँ पे किसान को गन्ने की पेमेंट टाइम से नहीं मिल पाता तो क्या वो अपने बच्चों का फीस कैसे जमा कर पाते होंगे। तो मैं ये सोचा कि बच्चे अपने सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी मैं सोचा कि बनवाऊँगा। मैं सोचा कि मेरे ज़िला पंचायत की जो भी चीज़ें अगर मैं जीतता हूँ तो अगर आवंटन होती है मैं सरकार से और मैं अपने जो भी अध्यक्ष बनेंगे मैं उनसे मैं कहूँगा कि सर ऐसा है कि मुझे कोई सरकारी ज़मीन इतनी है कि हमारे भारत में कि बहुत हैं, अगर सरकार मुझे आवंटन कराती है तो मैं बिल्कुल मैं सबसे पहले लाइब्रेरी का निर्माण कराऊंगा। अगर नहीं होती है तो मैं अपनी ज़मीन में बनवाऊंगा। और दूसरी बात ये होती है कि उससे जो पढ़ के जो बच्चे अच्छे से पढ़ के किसी नौकरी में जाते हैं तो प्रेरणा स्रोत के लिए मैं 20,000 रुपया दूंगा कि आने वाली यूथ जो आने वाली पीढ़ी जो आएगी ये सोचे कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये प्रेरणा मिला कि मैं इस लाइब्रेरी में जाऊंगा कि जिला पंचायत ऐसी एक लाइब्रेरी होगी, मैं उसका सब वही लिखूंगा जिला पंचायत लाइब्रेरी। वाह, ये तो काफ़ी बेहतर। ये नहीं कि मेरे नाम से होगा या मेरे घर के किसी के नाम से होगा, निःशुल्क रहेगा। 3 काम जो जिला सदस्य होने के बाद लोगों को आप गिनवाएंगे और करेंगे। देखिए तो ऐसे कौन से काम हैं जो 3 काम आप करोगे? देखिए वादा तो बहुत लोग करते हैं कि मैं ये काम करा दूंगा वो काम करा दूंगा, लेकिन आपने कहा बहुत मुझे अच्छा लगा कि 3 काम। लेकिन अगर कोई भी नेता अगर 3 ही काम करा दे तो आज इतना ये नहीं होता कि इतना परिस्थिति जनता को झेलना पड़ता है। आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप देख रहे होंगे कि किसानों की क्या स्थिति है। आज हमारे किसान भगवान होते हैं, हमारे भारत में किसान भगवान होते हैं, डॉक्टर भगवान होते हैं। तो डॉक्टर को तो एक फीस होती है कि उनको मिल जाती है, लेकिन हमारे किसान को क्या है कि जनप्रतिनिधि उनके साथ नहीं खड़ा है। आज किसान 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन लगाया हुआ है किसान। और एक बात बताइए कि अगर एक किसान एक लेबर व्यक्ति होता है उसको 470 रुपये मजदूरी है और 200 रुपये का यूरिया मिल रहा है, 200-250 का, उसके लिए लाइन लगाना पड़ा पूरे 2 दिन 3 दिन, उसका मजदूरी जुड़ दिया, कम से कम 1500-1600 का मजदूरी ख़त्म हो जा रहा है बस 250-300 रुपये के एक बोरे की डाई यूरिया के लिए। वो भी डाई यूरिया मिल नहीं रही हैं और प्राइवेट सेक्शनों में मिल भी रही हैं तो 500-600 उसके दाम है। और धड़ल्ले से किसान धड़ल्ले से नेपाल के रास्ता दिखाया दलाल और लेके जा रहा, तस्कर एकदम दिनों रात लेके जा रहा है। और दूसरी बात मैं इस पर भी मैं बात करूँगा कि ये कैसे सही हो, जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देता है। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि आप कहा कि 3 काम मैं लाइब्रेरी हो गया मेरे लिए। सरकार जो है हम सबकी दावा करते कि हम सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, तो सड़कों का जाल आपने इंटरनेशनल हाईवे पे बिछाया है। आप ग्रामीण इलाकों में क्या किया है कि जनता हमारी बरसात के समय में साइकिल उठा के कंधे पे लेके आए निचलौल। लेकिन सरकार तो दावा करती है। मैं दावा करता हूँ, मैं लेके अगर आप अब देखेंगे तो कई बार निचलौल पब्लिक से लेके जो रौतार मिलाती है वहाँ से देखिए तहसील मार्ग से देखिए रोड क्या स्थिति है कि बच्चे अपने अगर सैटरडे और बच्चों को वाइट ड्रेस लगती है, पैंट वाइट लगता है, पैंट भाई साहब ब्लैक हो जाता है, इतनी कीचड़ लगती है, जूता पहचान में नहीं होता कि वाइट है कि ब्लैक है। क्या यही स्थिति रहेगी? जनता आपके लिए 5 साल के लिए चुना तो आप करिए ना, काम करिए।
आपको फिर वोट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे चुनाव जीत सकते हैं। आप एक बार काम तो कराओ, लेकिन ऐसा है नहीं, सारे लोग अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। राजनीति को आप क्या मोड़ देना चाहोगे? राजनीति का मैं एक अलग जगाना चाहता हूँ। एक छोटे तबके घर का लड़का आज इतना आगे बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ रहा है, कितने लोग की पानी अटक जा रही हैं कि कैसे क्या करेगा। मैं दावत बहुत बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ज़मीन पे उतार के भी दिखाऊंगा। राजनीति में आप भगवान किसको मानते हो? राजनीति में भगवान, देखिए राजनीति में भगवान मैं 2 लोगों को मानता हूँ। मैं इंजीनियर आर के मिश्रा जी को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि मैं उनके काम कराने का क्षमता देखा हूँ। विधानसभा की चुनाव थी, आदरणीय मिश्रा जी उनके साथ लखनऊ थे। लखनऊ में वो गोंडा का एक व्यक्ति जो बुजुर्ग थे, उनके ट्रांसफ़र के लिए और बहुत व्याकुल उनके जो अधिकारी थे उनको बहुत प्रताड़ित करते थे। वो उनसे शिकायत की, वो उनकी विधानसभा के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन मैं उनके साथ गया। मुझे ये नहीं मालूम था कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं गया तो वहाँ पे अधिकारियों से बात की कि बताओ तुम उतने बुजुर्ग हैं, अगर तुम्हारे पिता रहते तो तुम ऐसा कार्य करते। वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हुई कि वो लोग उनकी बात माने और उनका ट्रांसफ़र रुका और वहीं पे उनका पूरा कार्य प्रणालिका समाप्त हुई और वहीं से उनकी विदाई हुई। तो आप काम कराने की क्षमता रखो ना भाई, क्यों नहीं होगा? मतलब जो उन्होंने ठाना कि ये चीज़ें करना है तो उनके लिए उन्होंने मैं उनसे सीखा हूँ। हाँ, देखिए मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं यही जानता हूँ कि IAS PCS के जो पढ़ाने वाले आज जितने अध्यापक हैं, जितने गुरुजन हैं, वो फेल्योर थे। नहीं तो आज वो पढ़े हैं और वो फेल हुए तब जाके वो पढ़ा रहे हैं। आज वो पास हुए रहते तो वो भी IAS PCS रहते, एक ज़िले के कमान संभालते। लेकिन एक फेल्योर व्यक्ति ही आपको बता सकता है कि आप कहाँ से गिर रहे हैं, वो उसे मालूम है, वो चूक उनको मालूम है और वही चूक वो अपने छात्रों को कहते हैं कि वही चूक तुम मत कर। एक सबक मिल जाती है, एक सबक मिल जाता है। मुझे वो मिला है, मुझे वो मार्गदर्शक मिलता है और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं कि मुझे वो मार्गदर्शक मुझे बताते हैं कि बेटा तुम ऐसे रास्ते से चलो। ये तो और अच्छी बात है कि आपको मार्गदर्शन बहुत अच्छे मिले हैं। दूसरे व्यक्ति जिनका आप बता रहे हो कि वो भी आपके मार्गदर्शक? अब मार्गदर्शक हमारे सबसे पहले माता पिता होते हैं सबके। तो हमारे माता पिता हैं। दूसरे राजनीतिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो हमारे इंजीनियर आर के मिश्रा हैं, लेकिन अगर घरेलू दृष्टिकोण से देखा जाए, जो घर से जो एक उंगली पकड़ के चलाने वाले होते हैं वो सबके माता पिता होते हैं। तो मुझे वो संस्कार मिला है, बड़ों का आशीर्वाद कैसे मैं सबसे आगे झुक जाता हूँ, जो मुझसे बड़ा रहता है। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। एक सवाल है, राजनीति लोग कहते हैं बहुत गंदी चीज़ है और गंदी ये बन जाती है कि जब राजनीति में जब कोई भी इंसान अपना कदम रखता है तो जात पात पे बहुत ज़्यादा राजनीति आती है। आप एक ब्राह्मण परिवार से हो, संस्कार तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे होंगे, आपने सीखे भी हैं, आपके मार्गदर्शक जो हैं वो भी एक ब्राह्मण परिवार से हैं। तो जात पात को आप मानते हो अनमोल मिश्रा? जी देखिए भाई साहब, मैं जात पात को तो नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि आपने कहा कि ब्राह्मण, देखिए हमारे जो मैं विद्यालय में चोखराज में था तो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे तो वही ब्राह्मण थे, लेकिन और अध्यापक जो थे यादव जी थे, हैं कोई भारती था। तो मैं आज भी मेरे सामने लोग आते हैं तो वो ये नहीं कर सकते कि मैं उनका पैर नहीं छूता हूँ, मैं उनका भी पैर छूता हूँ। और मैं हॉस्टल जीवन में मैं हॉस्टल में रहा हूँ। हॉस्टल में हमारे हरिजन भाई भी थे। मैं जो हम लोग में माता पिता हमारे घर से चूरा भेजते थे और चूरा और हम लोग पेपर पे बिछाते थे। चूरा कोई प्याज लाता था, कोई नमकीन लाता, कोई अचार का मिर्च, हम लोग एक में मिक्स करके खाते थे। तो जात पात का क्या है? आपके अंदर जो ब्लड है वो हमारे अंदर बस ब्लड ग्रुप बस बदला हुआ है। लेकिन राजनीति तो इसी राजनीति लोग, आपने कहा कि राजनीति लोग कहते हैं बहुत गंदा। राजनीति गंदा नहीं है, राजनीति जो राजनीति कर रहा है वो गंदा बना दिया है। इसके वजह से लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदा चीज़ है। राजनीति ना अच्छा चीज़ क्या है? राजनीति में आप जो सोच रहे हैं सेवा तो लोग एक बहाना बना चुके हैं। मेरी सोच नहीं है, ये लोगों की सोच है। जो मैं वही मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि राजनीति जो कर रहे हैं ये जो गंदापन राजनीति कर रहे हैं उनके वजह से गंदा ये राजनीति हुई है। राजनीति तो अच्छा कि बताइए, ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे भारत में पड़े हुए हैं कि उनका तुलना नहीं है। APJ अब्दुल कलाम को देखिए, बिल्कुल, क्या वो प्रेरणा स्रोत नहीं है? वो भी तो राजनीति में थे। राजनीति में आखिर राष्ट्रपति के रूप में आए कि नहीं आए, लेकिन अपना सेवा दिए। आज स्वर्ण नाम अंकित है उनका।
आपके जीवन में कितना इम्पैक्ट पड़ता है राजनीति का? क्योंकि ये भी तो होता है ना कि बहुत सारे लोगों के नज़र में आप अच्छे भी होगे, बुरे भी होगे, तो इम्पैक्ट क्या पड़ता भाई साहब, बुराई देखिए, जितने जो अच्छे होते हैं उतना ही उनका बुराई होता है। जितने अच्छे होते हैं 10% अच्छे हैं तो उनका 100% बुराई होगा। और जो 0% बेकार हैं उनका अच्छाई सबसे अच्छा है, क्योंकि वो खिलाए पिलाएंगे। मैं नहीं पिलाऊंगा, संभव ही नहीं है। मैं खिलाने पिलाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं काम कराने के लिए आया हूँ। राजनीति हो या ना हो, लेकिन मेरा सेवा भाव हमेशा रहेगा। जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत बारे में वो लोग जानते हैं, मेरे परिवार के बारे में जानते हैं, मेरे पिताजी के बारे में जानते हैं। मैं किसी का खा के बैठा नहीं हूँ। मैं कहीं किसी थाने का दलाली मैं नहीं किया हूँ, मैं ब्लॉक का दलाली, मैं तहसील का दलाली नहीं किया हूँ। मुझे राजनीति से थोड़ी कमाना थोड़ी ना, भगवान के आशीर्वाद से कुछ है हमारे पास, मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। लेकिन जो राजनीति में आके अपना रोटी सेक रहा है, मैं रोटी नहीं सेकने दूंगा भाई साहब। मैं बता दे रहा हूँ। तो हमारे साथ हैं नेताजी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में राजनीति को समझना, और हर एक इंसान की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो इतना बड़ा दायित्व अपने आप में उठाना, सारे लोगों की समस्याएं को सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो सवाल ये बनता है कि अनमोल मिश्रा जी क्या इस चीज़ के लिए तैयार हैं और खड़े हैं कि हर किसी इंसान के लिए ये खड़े रहेंगे, चाहे बात मुद्दा युवा के लिए हो या फिर महिलाओं की बात हो या फिर कोई भी समस्या हो, तो अनमोल मिश्रा क्या खड़े रहेंगे? ये सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे अनमोल मिश्रा जी से। बताइए सर। बिल्कुल, मैं हर एक चौखट पे पहुंचूंगा जो जनप्रतिनिधि पहुंचे नहीं होंगे। वो बड़े बड़े दलालों के पास पहुंचते हैं कि कौन वोट दिलवा देगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हर एक चौखट पर उनकी हर एक समस्याओं को सुनूंगा, और मैं वो कर सकता हूँ। समस्याएं क्या होंगी? उनकी पेंशन नहीं बना होगा, जो माता वृद्धजन होंगे उनका वृद्धा पेंशन नहीं बना होगा, यही सब है। वो बड़ा क्या काम क्या है? आप अधिकारी को फ़ोन करेंगे, सरकार का ये नियम है कि घर तक जाके कार्य करें, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कार्य नहीं कराते हैं ना। उनकी क्षमता नहीं है कि उन अधिकारियों से बोल पाएँ। मेरे पास वो क्षमता है, मैं बोल सकता हूँ, वहाँ कार्य करा सकता हूँ, उनके घर तक पहुँचवाने का काम करा सकता हूँ। वो हमारी जनता के घर जाएँ, सैलरी किस लिए लेते हैं? लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। मैं तो आपसे पहले कहा कि वो सोए हुए हैं, लेकिन मैं नहीं सोया हुआ हूँ। सोने वाले लोगों को आप कैसे जगाओगे? मैं उनको क्यों जगाऊंगा? जो सो चुके हैं वो कुंभकर्ण के जैसे सोएंगे। तभी मैं लक्ष्मण हूँ, मैं मेरे जो राम कहेंगे मैं उस पर तत्पर हूँ, मैं वो करूँगा। वो राम मेरी जनता है, राम का आदेश होगा तो मैं बिल्कुल करूँगा। आदेश तो आए, मैं पहुँचूंगा, मैं कार्य कराऊंगा भाई साहब। जनता तो चाहती है, लेकिन जनता कंफ्यूज है कि हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि हर एक पॉलिटिक्स यही कहता है कि नहीं हम आपके लिए बेहतर हैं, आपके लिए बेहतर है, लेकिन वो कहते हैं करते नहीं है। आप पे कैसे लोग भरोसा करेंगे? भाई साहब, मैं राजनीति में जब मैं नहीं आया था तो हर एक गाँव के ऐसे 2-4 लोग आपको जरूर मिलेंगे, मैं उनका काम कराया हूँ। वो उनसे कहेंगे भाई, मतलब आपका काम बोलता है? काम बोलता है, मेरा काम बोल रहा है। आप जाके देखो तो गांव में मेरा क्या छवि है। आप गांव बताओ, कौन से गांव के लिए आपने काम किया है? मैं बन्नी, बिशनपुरा, रौतार, कपियाँ, परागपुर, ढेकावे, मैं काम किया हूँ। ये सब गांव है, ये सब यहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। अभी तो आप चले जाइए, यहाँ पे रोड इतनी ख़राब है, वो लोग जाते कैसे हैं मैं समझ में नहीं आता हूँ। बस वोट लेंगे, जनता परेशान है, व्याकुल है। वो एक मैं गया तो लोग कहे कि अरे जब चुनाव होता है तो लोग आते हैं। तो मुझे जब मैं रात्रि के समय गया तब जब मैं हमारे जो साथ लोग हमारे मोबाइल से जब टार्च हमारे तरफ लगाया तो अरे बाबू आ गए, बाबू हम मेरे पिताजी का संबंध है अच्छा हम लोगों से, जनता के बीच में रहे हुए हैं। आप राजनीति से क्या कमाना चाहते हो, पैसे या फिर प्यार? राजनीति से मैं काम करा के नाम कमाना चाहता हूँ। मैं आपसे इसके पहले मैं कहा हूँ कि सिब्बल सक्सेना की धरती है, सिब्बल सक्सेना ने वो काम किया है, आज उनका नाम बोलता है, काम बोलता है उनका। आज वो चले गए तो मुझे क्या, मेरे समय में तो मैं पैदा नहीं हुआ था तब से वो उनका राजनीति वो था, लेकिन मैं पैदा होने के बाद मैं तो उनको जाना, कोई बताया तभी ना जाना। तो वैसे हमारे आने वाली पीढ़ी में रहूँ या ना रहूँ, मेरा नाम जरूर रहेगा, मैं काम कराऊंगा, बिल्कुल रहेगा। तो अभी इनकी जो भी आपने बातें सुना वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दाएं सिर्फ एक हैं
अगर अनमोल मिश्रा को मौका मिलता है तो ये हर वो चीज़ करेंगे जो अभी तक इनका दावा है, और शायद ये भी हो सकता है कि अपने दावा से बढ़ के भी ये काम करेंगे, क्योंकि इनका जो मुद्दा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है। अगर सिब्बल लाल सक्सेना की ये धरती अगर उन्होंने नाम रोशन किया है तो अनमोल मिश्रा जी भी नाम को रोशन करेंगे। तो अगर इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं तो आपको इन्हें मौका भी देना चाहिए, क्योंकि पहली बार जो सोच चुका है उसको जगाने का काम कर रहे हैं। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको बहुत बेहतर लगा हो तो इसे आप शेयर करो, अपने जानने वाले तक को ये पहुंचाओ, क्योंकि हमारे बीच बहुत कम ऐसे युवा नेता होते हैं जो लोगों की सुनना चाहते हैं, जो लोगों के लिए करना चाहते हैं। और ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा मतलब भी सिर्फ ये था कि उन लोगों को अक्सर करने का कि जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनकी भलाई में ही ये चीज़ है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करो हमारे नेताजी अनमोल मिश्रा जी का। थैंक यू।